तो देखो सिक्वेंस एंड सीरीज में अगर मैं थोड़े फॉर्मूले पहले रिवाइज करवा दूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2-4 मिनट लगेंगे। देखो सिक्वेंस एंड सीरीज में देखो एक तो तुम्हारा AP और GP, दो ही चीज़ें काम की हैं, HP कोर्स में है नहीं, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है। तो AP की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो AP में क्या होगा, फॉर्मूला सबको पता होगा, एक nth टर्म होता है, ठीक है। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला AP में, बताओ? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक सम का फॉर्मूला होता है Sn, क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या हमारा एक और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये AP के दो फॉर्मूले, एक nth टर्म का और एक Sn का। GP की अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसमें r ग्रेटर देन 1 है, और अगर r लेस देन 1 है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। अब ये तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले हो गए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस पे बन सकता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए AP में अगर 3 टर्म्स तुमसे पूछे जाएं तो तुम उस टाइम टर्म लोगे a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। और अगर GP में 3 टर्म्स पूछे जाएं तो क्या लोगे आप, a/r a/r, यही तो लोगे, याद आ रहा है, ठीक है। अगर आप AP में 3 टर्म्स लोगे तो a माइनस डी a प्लस डी, और GP में लोगे तो a/r a/r, ठीक है यहाँ तक। अब अच्छा 4 टर्म्स का याद है आपको, 4 टर्म्स का भी कभी दे सकते हैं। क्या होता है 4 टर्म्स में, क्या होता है इसमें, a माइनस 3d, वो मतलब क्या होगा, a माइनस 2d। स्टार्टिंग बताओ, a माइनस 2d से होती है, a माइनस 3d से, 3 से होती है। अच्छा ये मेरे ऊपर चल रहा है, सर का एक्सप्रेशन कैसा, अच्छा इसमें सही बोल लग रहा है, ठीक है। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा जब 5 टर्म्स आएगा तब a माइनस 2d होता है, और उसमें d का डिफरेंस होता है, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d। अच्छा अगर तुम्हें GP का अगर याद रखना है तो बहुत आसान होता है, देखो ऐसे याद रखना, ये माइनस है ना तो यहाँ डिवाइड है, यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई है। अब ऐसे ही मैं देखो इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, GP के लिए अगर मुझे 4 टर्म्स लेने हैं, हाँ ठीक है, तो GP में अगर मुझे 4 टर्म्स लेने हैं तो मैं क्या करूँगा, तो माइनस है तो क्या होगा, डिवाइड, तो a अपॉन यहाँ 3d है ना, यहाँ r³ कर दो, यहाँ पावर चलेगा, ठीक है। अब देखो ये a माइनस डी है तो a माइनस डी हो जाएगा a अपॉन r, माइनस है ना, प्लस है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस है तो मल्टीप्लाई, और a क्या होगा, ar³, पावर में जाएगा 3, ठीक है यहाँ तक। तो आप आराम से याद रख सकते हो जो ट्रिक बताई है AP के लिए और ये GP के लिए, ठीक है। AP की फॉर्मूला याद है, तो AP का देखो फॉर्मूला देख लो, AP में एक n टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a हमारा होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस जो 10th क्लास में होता था, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला और होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसी GP होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारे नॉर्मल टर्म ऐसे होते हैं a स्क्वायर ar³, जिसमें r जो है वो कॉमन रेशियो होता है, ठीक है, r क्या है, कॉमन रेशियो है। और इसकी अगर n टर्म की बात करूं तो a r की पावर n माइनस 1, Sn की बात करूं तो a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r ग्रेटर देन 1, ऐसी लेस देन 1 अगर r की वैल्यू है तो ये थोड़ा रिवर्स कर देना, ठीक है। और अगर 3 टर्म्स GP में बात करूं तो नॉर्मली तो हम ये लेते हैं GP में टर्म्स a r, लेकिन पर्टिकुलर 3 टर्म का कोई क्वेश्चन हो जिसमें बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इतना है, तो आप लेना a/r फिर a/r, और 4 टर्म्स का हो तो a/r³, a/r, ये याद रख लेना, और ऐसी AP में ये रहते हैं, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है और जो बनता है, जैसे 2024 का भी मैंने क्वेश्चन लिया है और वो 2023 में उस टाइप का है, तो देखो होता क्या है कि आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। जो अर्थमेटिक मीन है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब 2 नंबर का, अगर मेरे पास 2 नंबर हैं a और b,
तो इन दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, याद है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। तो याद रखना a प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी। अच्छा अगर कभी तीन टर्म आ जाए मान लो, तो a प्लस बी प्लस सी मान लो हो गया, नीचे आ जाएगा 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। बस अब आप देख लेना पेपर में जितना भी आ जाए, पेपर में 4 टर्म आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऐड कर देना, 4 से डिवाइड, और यहाँ 4th रूट लगा देना, ठीक है। अगर n टर्म्स आ जाएं तो यहाँ n लिख देना, इधर n से डिवाइड कर देना और इधर nth रूट लिख देना। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि am जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm, ठीक है। अब देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखो, ये कर लो नोट, कर रहे हो तुम। हो गया ना। अब देखो क्या लिखा है इसमें, द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस दिस एंड दिस, तीन टर्म आपको दिख रहे हैं, यानी 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, कॉमा k बाई 2 कॉमा 16 की पावर x प्लस 16 की पावर माइनस एक्स। बोला ये जो है वो AP में है, ये जितने भी टर्म्स हमें दे रखे हैं वो हमारे AP में है, और आपको, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है इसमें, k फाइंड आउट करना है, k की लीस्ट वैल्यू बतानी है। और जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में यूज ज़्यादा होता है जब किसी क्वेश्चन में बोलेगा लीस्ट वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कुछ इस तरीके की लैंग्वेज अगर है तो इसका यूज हो सकता है। और अगर नंबर से AP में इस तरीके कुछ है आपके पास कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले तो अगर मैं देखूं, अगर ये नंबर्स AP में, तो मुझे इतना तो पता ही है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। या फिर मैं ये बोलूं, अगर मुझे 3 नंबर कोई बोल दे ABC AP में है, तो मुझे इतना तो पता ही है ना कि मिडिल टर्म का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड होता है, ये पता है कि नहीं। अच्छा कहाँ से आता है ये, अरे AP है तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो याद रखो 2B इक्वल टू ए प्लस सी आता है, यानी ऐसे याद रखना मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो पहले अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो देखो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो इसका डबल यानी 2 टाइम्स कर दो k बाई 2 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो 4 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 16 की पावर एक्स और 16 की पावर माइनस एक्स, ऐसा दे रखा है। इधर तो समझ में आ रहा होगा सबको, ये कट गया तो हमारा k आ गया फाइनली 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 16 की पावर x प्लस 16 की पावर माइनस एक्स, कुछ ऐसा आया। अब यहाँ पे जो k है इसी की हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है। अब हमारा k की जो वैल्यू है वो उस एक्सप्रेशन पे डिपेंडेंट है, यानी अगर इधर x को मैं कुछ पुट करूँ तो मुझे आइडिया लगेगा क्या क्या वो हो सकता है, और उसके बेसिस पे हम k को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो आप लोग देखोगे तो 4 की पावर 1 प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 की पावर x लिख सकता हूँ, और इसको मैं 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्लियर है ना। और ऐसे ही इसमें देखो ये तुम्हारा इसमें ये 4 इधर भी 4 अगर मैं कर लूँ, 4 की पावर क्या हो जाएगा 2x, और ये 4 की पावर माइनस 2x आ जाएगा। अब ये माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा, और इसमें 4 मिल जाएगा कॉमन, मतलब ये तुम्हारा हो गया k इज इक्वल टू 4 दिन दोनों बाहर आ गया तो ब्रैकेट में आया 4 की पावर x प्लस 4 की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। और ऐसी ये रहने दो ऐसे ही, या चाहो तो 1 अपॉन लिख दो 1 अपॉन 4 की पावर x, ठीक है। और इसमें 4 की पावर 2x प्लस 4 की पावर माइनस 2x आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जब भी आपको देखो, अब आपको थोड़ा लॉजिक पकड़ना है कि AM और GM यूज कब ज़्यादा करते हैं, जब दो नंबर आपस में रेसिप्रोकल हो। अच्छा इसका रीजन क्या है, रेसिप्रोकल में क्यों यूज होता है, इस पे आते हैं।
क्योंकि जीएम जो है ना वो दो नंबर का मल्टीप्लाई है। अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर एक्स है, एक 1/x है, तो एक्स मल्टीप्लाई करने पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप याद रखना जब भी लीस्ट वैल्यू की बात करें तो देखना कि दो नंबर ऐसे होने रेसिप्रोकल हैं। और कुछ ऐसा इसमें भी आ रहा है, देखो हमारा जो ये पार्ट है ना इसमें भी तो ऐसे ही है, ये नंबर, इसको भी चलो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देता हूँ 1/4 की पावर 2x, ठीक है ना। तो देखो ये रेसिप्रोकल में ना, तो अगर ये रेसिप्रोकल में दो नंबर हैं तो याद रखना है इसकी जो वैल्यू है मिनिमम वो 2 होगी। कितनी होगी, 2। इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बताऊंगा 2 कैसे आया है, ठीक है। ये 2 होगा और ये भी 2 कैसे आया। अगर मैं कह रहा हूं मेरा एक नंबर x और एक 1/x, समझना मैं बोल रहा हूं मुझे x + 1/x की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मेरे लिए ये a हो गया और ये क्या हो गया b। तो अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं am > gm, चलो अप्लाई करते हैं। am कैसे निकलता है, जो भी दो नंबर उनको ऐड कर दो, यानी x + 1/x अपॉन में कितना 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ gm में क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, x × 1/x, x कट गया तो x + 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो पता लग गया कि जब दो नंबर रेसिप्रोकल, याद रखो इस चीज़ को, उधर सॉल्व थोड़ा नहीं करना है, इसलिए एक बार समझा दिया कि दो नंबर अगर आपस में रेसिप्रोकल है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2, तो 4 × 2 8 और ये 2, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू बतानी, लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो हमने इसकी लीस्ट वैल्यू और इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल ली। और ये ध्यान रखो एम जी एम का कॉन्सेप्ट कब लगाना है, जब नंबर कैसे हो रेसिप्रोकल फॉर्मेट में हो, ठीक है। कर लो नोट, 10 इसका आंसर हो गया। हाँ तो एक्स की इसलिए 0 से बड़ी दे दी है क्योंकि होता क्या है ना, ये जो हम लगाते भी हैं वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। इस वजह से वो आइडेंटिफाई कर दिया पहले से ही, इतना है। बाकी पुट करके कर सकते हो, जैसे मान लो किसी ने x को 1 रखा, 2 रखा, लेकिन वो वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा ही आएगी। हाँ 0 पे पुट हो जाएगा तो 0 पे 1 1 + 1 2 आ जाएगा, और रखोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, उस तरीके से चलेगा, समझ रहे हो। हाँ रख सकते हैं, अगर ये नहीं भी दिया तब भी चल जाता, तब भी आंसर सेम ही रहता। देख लो, और तुम देखो अभी मैंने बस ये बताया कि एक तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो एम जी एम के सारे फॉर्मूले रिवाइज करा, साथ के साथ जो मेन है वो बता देता हूँ। जो मैंने बताया इसमें ये कि दो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। तो ये कंडीशन याद रखना है, ए एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है जी एम। इस पे बेसिस पे एक लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया है लास्ट ईयर वो मैंने करवा दिया, ठीक है। नोट हो गया सबका ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये क्वेश्चन जो है इस पे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो मैं कहूँ सिंपल है क्वेश्चन, इसमें तो मैं ये समझना है कि हम कॉमन टर्म्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। और ये समझ लिया तो पेपर मान लो सम पूछ रहा है, कभी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा पूछ रहा है, लेकिन आपको इसमें आइडिया देने का पर्पज ये है कि आप कॉमन टर्म्स निकालना सीख लो। बोला नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन दिस, एक प्रोग्रेशन हमारे पास है 4 9 14 19 ... ये 25th टर्म तक है, और एक और है हमारे पास 3 6 9 12 ... ये 37th टर्म तक है, ठीक है, ये 37th टर्म तक है। और अब आपको बोला है कॉमन टर्म बताओ, नंबर ऑफ कॉमन टर्म। किसी को पता है कैसे निकालते हैं कॉमन टर्म? हाँ डी का एलसीएम ले लेते हैं। और कुछ इससे हटके कुछ बताना चाहेगा? कुछ बताना चाहेंगे आप? नो आइडिया। अच्छा, मेरी सारी बात मानते हो, चलो ठीक है। अब आने वाले 1.5 महीने बढ़िया से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो अब तो इसको कैसे करते हैं कॉमन टर्म्स के लिए। सबसे पहले अगर हमें दिख जाए
कोई पहला कॉमन टर्म, तो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है इसमें, यहाँ 9 है और यहाँ क्या है 9, तो इतना तो दिख रहा है कि पहला कॉमन टर्म तो 9 होगा। अच्छा कभी कभी नहीं भी दिखता है, हो सकता है जितने दे रखे हो उसमें वो कुछ कॉमन हो ही ना, और आगे आपको देखना पड़ेगा फिर आगे, तो मतलब 2-3 टर्म और एक्स्ट्रा लिख लो, इसके भी 2-3 टर्म एक्स्ट्रा, जब तक एक टर्म तो निकालना पड़ेगा कॉमन, ठीक है। पहला वाला दिख रहा है शुरुआत में ही, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो और एक्सटेंड करो उसको। चलो पहला टर्म पता लग गया, पहला कॉमन टर्म पता लग गया 9 है। अब क्या करना है, इस पहले वाले का कॉमन डिफरेंस d1 मान लेते हैं, तो इसका कितना है 5 है, और इसका d2 कितना हो जाएगा 3। अब याद रखना, जब भी जो कॉमन टर्म आ रहा होगा ना, उस कॉमन सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, यानी डिफरेंस जो होगा इस वाली सीरीज का कॉमन वाले का, वो डिफरेंस वो एलसीएम ऑफ ये d1 d2 यानी 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। बस आप 15 अब ऐड करते जाओ तो नई सीरीज मिल जाएगी। तो 9 फिर कितना हो जाएगा 15 ऐड होगा कितना आ जाएगा 24, फिर कितना आ जाएगा 39। अब हमसे पूछा क्या है, चलो हमने अब क्या करा, कॉमन जो टर्म्स हैं आपके उससे सीरीज तो मिल गई, लेकिन पूछा क्या था नंबर ऑफ कॉमन टर्म, यानी ये जब नंबर आप लिख रहे हो कितने हैं। तो एक तरीका तो ये है, लिखते चले जाओ, ठीक है, समझ रहे हो। अब पता नहीं कितने आएंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सीरीज एंड कहाँ पे हो रही है और ये वाली सीरीज कहाँ पे एंड, और इसी से तो आईडी लगेगा, समझ रहे हो। चलो अब देख लेते हैं, इसका 25th टर्म निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो चलो A25, इस वाले की बात करूँ, A25 जो है वो क्या होता है, A+24D होता है, A+n-1 × d। तो A यहाँ पे कितना है 4 प्लस का 24 डिफरेंस कितना है 5 है, कितना आ रहा है सॉल्व करके 124, ठीक है। इसका है यानी 124 से ज़्यादा तो नहीं होगा। चलो इस पे आते हैं, इसका भी 37th टर्म निकाल लेते हैं। तो A+37 - 1 × d, डिफरेंस कितना है 3, ये बताओ कितना आ रहा है 111 आ रहा है। तो इसका कॉमन है तो 111 से ज़्यादा भी नहीं होगा। चलो अब इसको आगे लिखना शुरू करते हैं। तो 39 के बाद 15 ऐड करो कितना आ जाएगा 54, फिर कितना आएगा 59, नहीं सॉरी 69 ना, अरे हड़का रहे तुम तो, 69 ही होगा ना। फिर कितना आ जाएगा 84, और देखते रहे उधर 100, और इसके बाद कौन सा ये, नहीं 108 + 3 111 ही तो होगा। अच्छा 84 के बाद क्या आ जाएगा 99, इसके बाद क्या आएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा ना 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा ना ये, और ये 111 तक ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कितने मिले कॉमन टर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर तो 7 हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया 7 टर्म्स थे कॉमन, मान लो किसी में 500 कॉमन होते तो क्या हम लिखते रहते कैसे ऐड कर करके 500 तक ले जाना होता, और फिर हम देखते अच्छा हम इधर तक पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, तो उसमें तो बहुत टाइम निकल जाता। तो चलो इसमें कम टर्म्स थे, ऑप्शन से मुझे पता लग गया था यहाँ पे ज़्यादा नंबर है नहीं, 9 मैक्सिमम था, तो चलो हमने लिख ली है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब टर्म्स बहुत ज़्यादा हों तो हम ये मेथड अवॉइड करेंगे, फिर उस केस में फिर क्या करना है आपको वो भी समझ लेते हैं। मान लो पेपर में इस बार आ जाए और कोई ज़्यादा टर्म आ जाए इसमें, तो क्या करना, आप ये देखना कि मेरा जो ये जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म कभी 111 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस सीरीज का nth टर्म 111 ले लेता हूँ और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब इसमें लगाते हैं, an का फॉर्मूला A+n - 1 × d = 111, ठीक है। अब चलो यहाँ पे a पुट करते हैं, सीरीज का a कितना है 9 + n - 1, डिफरेंस कितना था इसका 15 = 111। चलो इस 9 को इधर माइनस करो, मुझे n की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, सॉल्व करो। अगर आपसे n की वैल्यू नहीं निकल रही है तो कल से नेक्स्ट क्लास से मत आना, ठीक है। कितना है 7 पॉइंट समथिंग, देख लो आप जा रहा है क्या। तो अगर n जो है वो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कितने हो जाएंगे 7। अब ये मत सोचना कि 7 पॉइंट आ गया तो 8 तो नहीं हो जाएगा, नहीं भाई 7 तक कॉमन मिल गया है, 8 तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, उसमें और टर्म्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम 7 ही लेंगे कम, ठीक है। तो आप इस मेथड को यूज करना, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बता दी, कम टर्म्स हैं तो आप लिख भी सकते हो, और अगर भाई ज़्यादा है तो आप लिखना मत क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो
तो बेस्ट तरीका है कि आप लास्ट वाले टर्म को लेके एन निकाल लेना, वो पॉइंट में आएगा, उसके बेसिस पे एन डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉमन टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन, इसको दो तरीके से हमने कर लिया सॉल्व, हो गया नोट। अब जैसे ये सब जो करवा रहा हूँ तो थोड़ा रिवीजन जो हो रहा है, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा, हर बार बता रहा हूँ कि ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव में बिट सेट का जैसे पेपर देना है, ठीक है। सीयूटी में तो मैं कहूँगा 11 उसमें नहीं आता, तो उसमें इतना यूज नहीं रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, लेकिन बिट सेट दोगे तो उसमें बहुत यूज होगा। और दूसरा भाई जेई में तो अभी यूज होने ही वाला है, तो आप ढंग से करेंगे। बिट सेट भी हार्ड ही होता है, इतना सिंपल नहीं होता पेपर, स्पीड हर चीज़ चाहिए होती है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन एपी 6th टर्म इज 2, प्रोडक्ट ऑफ A1 A4 A5 इज द ग्रेटेस्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू। हमें AP का कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इस पे मैंने देखा है, मैंने आपको बोला ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको क्लास, इसमें मैं मोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि चांस से आ जाए, ठीक है, और कुछ तुम्हारा भला हो जाए, कुछ क्वेश्चंस तुम कर ले जाओ, ठीक है, कुछ हो जाए ऐसा। तो ऐसा मैंने देखा ये क्वेश्चन बहुत आया, ऐसा ग्रेट टेस्ट बोल देंगे या मिनिमम बोल देंगे, कुछ टर्म्स का मल्टीप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आपको बस वो याद रखना है, कौन सा लॉजिक, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में याद है, मैक्सिमा मिनिमा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, अगर रिकॉल करते हैं, किसी को भी मैक्सिमम करना होता था या मिनिमम, तो हम लोग पहले जैसे मेरे सरफेस एरिया को मुझे मैक्सिमम करना होता था, तो सरफेस एरिया का पहले हम फॉर्मूला लिखते थे, फिर उसमें 2 वेरिएबल होते थे, फिर हम ये सोचते थे कि दूसरे वेरिएबल को कैसे हटा दें, ठीक है, फिर जब एक वेरिएबल में आ जाता तो डिफरेंशिएट कर देते, याद आ रहा है कुछ, फिर इसको 0 करते थे, फिर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाए, नेगेटिव, तो मैं बोल दूंगा मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर मैं इसको एक नया फंक्शन मान लूँ, मतलब जेड ले लिया मैंने, जो मैं आपको अगर एओडी पढ़ाया था तो मैंने जेड लेता था, तो मैंने जेड ले लिया इसको A1 A4 A5 को। अब सिंपल सोचो, ये एओडी का क्वेश्चन है, मतलब एओडी और एपी जीपी का मिक्स क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, कि मुझसे कहा जा रहा है कि इसको मैक्सिमम करो, ग्रेटेस्ट करो, तो इस जेड फंक्शन को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम। और अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, इसको एक सिंगल वेरिएबल में लाना है, क्या लाना होगा, सिंगल वेरिएबल, जिससे डिफरेंशिएट कर पाऊँ। चलो देखते हैं। अच्छा ये एपी है, तो एपी में हम टर्म्स कैसे लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, याद है सबको, इस तरीके से कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो A1 क्या हो गया, ए हो गया, A4 कितना होगा एपी का, a प्लस 3D, तो चलो इसको a प्लस 3D लिख दो। A5 कितना होगा, a प्लस 4D। कितने वेरिएबल हैं इसमें, 2, तो हमें इसको क्या करना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कहाँ से करूँ, ये जो कंडीशन दे रखी है टाइम पास के लिए थोड़ी दे रखी है, A6 कितना दे रखा है, 2, इसका यूज करते हैं, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5D इक्वल टू 2, तो किसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ, a सही रहेगा क्योंकि d में फ्रैक्शन आएगा, तो a इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 माइनस का 5D। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, फिर d में आ जाएगा और डिफरेंशिएट d के टर्म्स में कर दूंगा, ठीक है। चलो करते हैं, तो z इज इक्वल टू a कितना है, 2 माइनस का 5D ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 2 माइनस का 5D प्लस ये 3D, a यहाँ पे 2 माइनस का 5D प्लस ये प्लस का 4D, यहाँ तक ठीक है। तो कितना हो गया, z इक्वल टू ये हो गया 2 माइनस का 5D ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2D, और ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस D, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। अब तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लो और डिफरेंशिएट कर दो, या फिर डायरेक्ट करना चाहोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और उसमें भी फिर 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक फंक्शन मान लिया और इसको एक फंक्शन। तो क्या लगता है क्या करना सही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करो मल्टीप्लाई, मैं भी करूँगा, तुम लोग भी फास्ट करो थोड़ा। मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएट करने देखते हैं डी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ से z इक्वल टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 2 माइनस का 5D ब्रैकेट, 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 2D माइनस 4D प्लस 2D स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो z इक्वल टू ये हो गया 2 माइनस का 5D, ये 4 माइनस
-2 -4 माइनस का 6d प्लस का 2d स्क्वायर, फिर और मल्टीप्लाई करो इस 2 का, तो ये हो जाएगा 2 × 4 8 माइनस 12d प्लस का 4d स्क्वायर, माइनस का इसमें हुआ मल्टीप्लाई तो माइनस का 20d माइनस माइनस प्लस 5 × 6 30d स्क्वायर माइनस का 10d क्यूब, माइनस का 10d क्यूब। तो क्यूबिक आ रहा है यहाँ पे, तो क्यूबिक को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो फाइनली हमारा जो जेड है वो आ गया है माइनस का 10d क्यूब, और आप लोग देख रहे हैं यही आ रहा है कि नहीं तुम्हारा भी, और ये 30 है और ये 4 है, 34d स्क्वायर माइनस d कितना है 32d और प्लस का 8। चेक करो सबका ही आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करो क्यूबिक एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो यही आ रहा है ना सबका। अब जब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो इस जेड को डिफरेंशिएट कर दो डी के रिस्पेक्ट में। अरे ये डी इधर भी है, ये डी डी हो गया, ठीक है। अब डी है, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, -10 डी क्यूब का कितना हो जाएगा 3d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 2d होगा, तो ये 68d हो जाएगा माइनस का 32, और ये तो 0 हो गया। तो यानी फाइनली हमारा आ गया डी जेड अपॉन डी डी इज इक्वल टू माइनस का 30d स्क्वायर प्लस का 68d माइनस का 32। ये एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसको 0 करके यहाँ से d निकालते हैं, यही होता है लॉजिक हमारा। इसको हम 0 करते हैं, ये आ गया। अब इन सबको ले जाओ LHS में, और एक क्वाड्रेटिक बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके डी के लिए आएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30d स्क्वायर, ये इधर गया माइनस का 68d, ये प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो रहा है, तो 15d स्क्वायर माइनस का 34d प्लस का 16। अब करो मिडिल टर्म स्प्लिट, 16 का मल्टीप्लाई करो 15 में, कितना है 240। अब 240 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि 34 आ जाए, तो ये तो बहुत आसान हो रहा है, 24 और 10 हो रहा है, तो बहुत आसान हो गया। तो ये आ रहा है 240, देख लो एक बार करके, और ये 24 और 10 में ब्रेक हो गया 34 हो जाएगा। तो 15d स्क्वायर माइनस 24d माइनस का 10d प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कॉमन कुछ मिल रहा है इनमें, तो 3 मिल जाएगा ना कॉमन, 3d मिल जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 5d माइनस 8, यहाँ पे कितना मिलेगा कॉमन 2, तो ये आ जाएगा 5d माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 5d माइनस 8, एक ब्रैकेट में आ गया 3d माइनस का 2। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/5, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी। अब हमें दोनों पे चेक करना पड़ेगा कि हमें ग्रेटेस्ट निकालना ना, और वो कैसे आता है, इसका जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे ना, और डी की वैल्यू पुट करेंगे केस 1 केस 2 में, जिसमें नेगेटिव आएगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो करते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं, और हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। चलो अच्छी बात है, डी निकालना था, तो यहीं से पता लग जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं डी स्क्वायर जेड अपॉन डी डी स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर का 2d 60d आ जाएगा माइनस का प्लस 68। चलो अब आप क्या करो, डी के रिपोर्ट करो। तो मैंने पहले केस 1 के हिसाब से डी को रख दिया 8/5, चेक करो पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। डी को अगर हम 8/5 इसमें रख रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, देख लेता हूँ पुट करके। तो माइनस का 60 इंटू 8/5 प्लस का 68, 12 हो गया इधर, ये कितना हो जाएगा 96 प्लस 68, तो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव मतलब मैक्सिमम मिल जाएगा, नेगेटिव तो आ रहा है। और अगर मैं केस 2 में
डी को 2/3 रख दूं इसमें, तो माइनस का 60 इंटू 2/3 प्लस का 68, तो ये आया कितना 28 आएगा। ये पॉस्ट, ये मिनिमम देगा तुम्हें। हमें तो मैक्सिमम बताना था कि मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम मिला है हमें कहाँ पे, डी के लिए 8/5 पे, और हमें डी तो निकालना था। है कोई ऑप्शन? एक 8/5 है तो पहले ही ऑप्शन है। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है एपी जीपी में तो कुछ डरना नहीं है, ग्रेटर सिंपल है। आप उसको एक फंक्शन बनाइए, और जो हमने ईओडी में बिल्कुल मैंने सिखाया वही बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से कर दिया, कुछ नया नहीं करना था। ठीक है, नोट हो गए? अब जो लॉग पे भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं कि जिससे लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए आपकी। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, लॉग ई लॉग बी लॉग सी आर इन एपी, फिर ये डिफरेंस कुछ दे रखे हैं, ये भी तुम्हारे एपी में, और फिर बोला है ए बी सी का रेशियो बता दो। ठीक है, तो पहली कंडीशन मेरे पास क्या है कि लॉग ई ए लॉग ई बी और लॉग ई सी जो है वो एपी में है। अब आपको ये तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर 3 टर्म अगर आपके एपी में है तो क्या कंडीशन होती है, मिडिल टर्म का डबल। तो इसका डबल कर देंगे, ट्वाइस ऑफ लॉग ई बी इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी इसको और इसको ऐड कर दो, लॉग ई ए प्लस का लॉग ई सी। ठीक है, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस प्लस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इतना समझ में आ गया? तो ये जो 2 है आपको पता है मल्टीप्लाई पावर में चला जाता है, तो ये बन जाएगा लॉग ई बी स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, सम वाली, तो क्या हो जाएगा लॉग ई ए सी, मल्टीप्लाई में आ जाता है ना। अब कंपेयर कर दो तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, तो हमें एक रिजल्ट मिल गया, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। जीपी वाली कंडीशन आ गई ए बी सी में। क्लियर हो? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं एपी की क्या है। तो दूसरी कंडीशन में ये 3 टर्म दे रखे हैं, लॉग ये देर का लॉग ई ए माइनस का लॉग ई टू बी, और फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास है लॉग ई टू बी माइनस का लॉग ई थ्री सी, फिर लॉग ई थ्री सी माइनस लॉग ई ए। ये जो 3 टर्म है वो एपी में है। तो अगर ये 3 टर्म एपी में, फिर से वही कंडीशन क्या, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो चलो इसका डबल कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ लॉग ई टू बी माइनस का लॉग ई थ्री सी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, तो लॉग ई ए प्लस माइनस लॉग ई टू बी प्लस लॉग ई थ्री सी माइनस का लॉग ई ए। तो देखो लॉग ई ए तो कट गया ना, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, माइनस वाली, तो क्या होता है माइनस में डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस लॉग ई ब्रैकेट लगा लो 2b अपॉन 3c। ये समझ में आ गया? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ई 3c है और ये माइनस में है तो 3c अपॉन 2b आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा, पावर में, फिर लॉग लॉग हट जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया लॉग ई 2b अपॉन 3c, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा, और ये लॉग ई 3c अपॉन 2b। अब लॉग से लॉग हटा दो तो यहाँ पे एक हमें कंडीशन मिल जाएगी, 2b अपॉन 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3c अपॉन 2b। ठीक है, आया समझ में? आया आंसर, निकला है क्या, अभी नहीं आया? अब हमें ये देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करें, कितना आएगा, देखो इस 4b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर इक्वल टू 3c अपॉन 2b।
तो कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करा 8b क्यूब 27c क्यूब, क्यूब रूट कर दो पूरे दोनों साइड, 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3c। अब ये रिजल्ट है और एक रिजल्ट ये है, इससे मुझे ए बी सी का रेशियो बताना है। क्या अप्रोच हो सकती है, बता सकता है कोई? इसका बी नीचे ले जाके वहां से एड कर दो, ए के हिसाब से कुछ आ जाएगा। हाँ, बी को पुट करके यहाँ ए और सी में रिलेशन आ जाएगा। और कोई तरीका और सिंप्लीफाइड फॉर्म जिससे कोई भी क्वेश्चन कर पाओ फिर? हाँ, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी तरीका होता है ना कि अगर मेरे पास कभी कंडीशन अलग अलग आ रही है ए बी सी में और आपको ए बी सी में रेशियो बताना है, तो सबसे बेस्ट तरीका किसी भी एक वेरिएबल को के मान लेना, किसी भी एक वेरिएबल को। इसको अगर याद हो आपको 8th क्लास 9th क्लास सब में कह रहा है, जैसे लिखा होता था ए रेशियो बी रेशियो सी, मान लो दे रखा 2:3:5, तो आप लोग क्या करते थे, ए होता था 2x, याद आया, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती थी। समझ में आया बात? तो अगर यहाँ पे ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक वेरिएबल को के मान लेता हूँ। तो जैसे मैंने सी को अगर के लिया, अगर मैंने यहाँ पे सी को अगर के ले लिया, अब इससे फायदा ये होगा कि ए बी सी तीनों ही के टर्म्स में आ जाएंगे, फिर हमारे लिए रेशियो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे इस बात को? तो अगर मैंने सी को के ले लिया तो मेरा 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k, तो b कितना आ जाएगा 3k अपॉन, तो b आ गया 3k अपॉन 2। आया इसमें? अब b देखो k के टर्म में आ गया, c को हमने k ऑलरेडी लिया है, अब फटाफट हम लोग इधर c क्या निकाल लेते हैं a, तो b स्क्वायर है इधर, b स्क्वायर कितना हो जाएगा इधर से 9k स्क्वायर अपॉन 4, देखो ना इसका स्क्वायर कर दिया ना, ठीक है। हमें a और पता करना है, c तो हमें पता ही है कितना है k है, तो देखो k से k कट गया, तो फाइनली a कितना आ गया 9k अपॉन 4। देखो हमें a भी मिल गया k के टर्म में, b और c। अब मुझे निकालना था ए बी सी का रेशियो, तो चलो निकालते हैं ए बी सी का रेशियो। तो ए बी सी का अगर आपको रेशियो बताना है तो ए आपका है 9k अपॉन 4, बी कितना है आपका 3k अपॉन 2 और सी आपका कितना है k। तो आंसर तो k के टर्म में नहीं होगा, तो सबको k से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 9/4 रेशियो 3/2 और यहाँ पे 1। अब फ्रैक्शन में भी नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9, ये 2 कट गया 2 6 और ये 4, तो 964 होगा ऑप्शन में। आगे देखो बी पार्ट आया समझ में? तो रेशियो का क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है आपको? आपको रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करना है, के मान लेना किसी एक वेरिएबल को। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी हम ऐसा करते थे, ठीक है, के ले लेते हैं फिर बाकी सब फाइंड आउट हो जाते हैं। जो हमने वैल्यू पुट की थी इसकी बी की इस फर्स्ट वाले में, हाँ इधर उससे 9c = 4a आ रहा था, तो नहीं डायरेक्ट भी तो बी ऑप्शन टेक नहीं, तो सी को तो के रखना पड़ेगा। हाँ अगर डायरेक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेट पैटर्न बता दिया। बाकी हो सकता है आपका दिमाग कुछ ऐसा चल जाए, इधर ही से इसी वाली कंडीशन देख के ऑप्शन से लगा लो दिमाग, वो एक अलग केस है, ठीक है। क्लियर है? नोट हो गया सबका? तो नेक्स्ट में क्या है, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स 2p एंड q ऑफ अ जीपी, ये जीपी में है, और बी द 7th टर्म एंड 8th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एपी। मतलब ये जो 2p q है ये एपी के इन टर्म, जो टर्म दे रखे हैं वो भी है, मतलब मिक्स है, मतलब चीज़ है। फिर लिखा है 5th टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी, और n बताना है। करो थोड़ा, 2 मिनट में दे रहा हूँ, अप्रोच बना के लिखो कि क्या क्या दे रखा है डेटा में और क्या क्या फाइंड आउट करना है।
एनडीए है ना। हाँ बाद में 3 4 5। कुछ समझ में आया है कैसे होगा? जैसे देखो क्या था, 2PQ तो देखो जीपी में था, 2PQ जीपी में। अब जीपी की कंडीशन क्या होती है, जैसे एपी में होता है मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जीपी में क्या होता है मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड यानी 2Q। तो एक तो चलो कंडीशन मिल गई मुझे पी और क्यू में, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q, ठीक है। अब क्या था, ये जो 2PQ है ना वो सेवेंथ टर्म है किसका, एपी का, यानी A7 सेवेंथ टर्म जो एपी का है। अब कुछ लेट कर लेते हैं, देखो जीपी का तो फर्स्ट टर्म देखो 2 है, और इसको मैं सपोज करो ले रहा हूँ स्मॉल ए से, ठीक है। तो एपी के मैं जितने भी चीज़ ले रहा हूँ कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने A7 लिखा यानी सेवेंथ टर्म, वो लिख दिया कैपिटल A प्लस 6D, डिफरेंस हो गया D, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो चल इधर स्मॉल ए लिख दिया, अब ए इधर भी होगा तो वो मिक्स ना हो जाए कुछ, ठीक है। क्लियर चल रहे? तो A7 हो गया A प्लस का 6D, और ये किसके इक्वल है 2 के। देखो ये लिखा ना फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो ये जो टर्म है वो किसका है सेवेंथ टर्म के इक्वल है। क्लियर होगी कंडीशन? फिर चलो ऐसे ही दूसरा टर्म कौन सा, 8th, तो 8 क्या हो जाएगा A प्लस का 7D किसके इक्वल, दूसरा टर्म कौन सा है P, ठीक है। और ऐसे ही फिर लास्ट में 13 टर्म है A13, तो ये हो जाएगा A प्लस 12D इज इक्वल टू कितना, लास्ट में है Q। ये समझ लो पहले तो, ये जो मैंने लिखा है समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको दे रखा फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, जीपी का फिफ्थ टर्म मान लो मैंने कैसे लिख दूं, कैपिटल ए तो यहाँ नहीं करा ना, जीपी के फिफ्थ टर्म को मैंने सपोज करो लिख दिया, चलो एक्स मान लिया, x5 फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी। एपी में तो स्मॉल लेटर मैंने यूज करा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो an लिख देता हूँ। पहले तो आप मुझे बताओ इतना कुछ समझ में आ रहा है, डेटा गिवन है। अच्छा जीपी के फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 4। अच्छा जीपी के मैंने स्मॉल ए लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए आर की पावर 4 लिख सकता हूँ, बस इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। और nth टर्म एपी का क्या होगा, हमने कैपिटल लेटर लिखा है तो a प्लस का n-1 इंटू डी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको n फाइंड आउट करना है तो क्या क्या चाहिए होगा वो समझ लेते हैं। अगर आपको n फाइंड आउट चाहिए करना है तो कैपिटल ए चाहिए, डिफरेंस भी चाहिए एपी का, स्मॉल ए तो चलो पता है मुझे 2 है, आर पता करना है। इसका मतलब अगर आर पता करना है तो रेशियो होता क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो अगर पी मिल जाएगा तो आर मिल जाएगा, और अगर पी मिल गया तो मैं यहाँ से ए और डी निकाल सकता हूँ, और क्यू मिल जाए तो मतलब ए डी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पी क्यू पे टारगेट करना है। किस पे टारगेट करना है, पी क्यू से रेशियो भी मिल जाएगा, फिर बाद में पी क्यू रख के यहाँ से ए डी भी मिल जाएगा, फिर ए डी पुट कर दूंगा, आर पुट कर दूंगा, ए पुट कर दूंगा, एन मिल जाएगा। समझ में आ गया, पूरा मैपिंग होगी, माइंड मैपिंग, ठीक है। अब कोशिश करते हैं कि हम पी और क्यू को कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, d-2 आ जाएगा, कैसे आएगा p-2। अच्छा इन दोनों को अगर माइनस कर दूं तो, और फिर p-2 आएगा, फिर उससे क्या होगा, फिर P और Q में रिलेशन बना लेना इस वाले से। हाँ। फिर उसके बाद एक को दे रखा था पी स्क्वायर वाले से। चलो पहले मेरे पास ये 3 जो कंडीशन है ना, इनमें से ही कुछ होना है, तो माइनस माइनस ही करना होगा।
तो मैंने अगर पहले फर्स्ट और सेकंड को माइनस करा उससे फायदा क्या होगा, ए कट जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूँ पहले, ठीक है, और इससे देखता हूँ रिजल्ट क्या आएगा। अब इतने बड़े हम हो गए तो माइंड में करते हैं, ये दोनों माइनस कर रहे हैं तो ए से ए कट जाएगा, 6 माइनस 7 माइनस का डी, 2 माइनस का पी। तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो डी किसके बराबर आ गया, पी माइनस के 2। अब और देखते हैं कंडीशन कहां से मिल सकती है। एक और कंडीशन डी में निकाल लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को मतलब फर्स्ट को 2 टाइम्स फिर सेकंड और थर्ड को कर लो, फिर उसके बाद p माइनस q बनेगा उसमें, और उसमें जो d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। चलो सेकंड थर्ड माइनस करवा रहे हो ना, चलो कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो हम और कुछ कर लेंगे भाई, ज़्यादा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड माइनस हो ही गया। अगर सेकंड थर्ड से हमारा काम नहीं बनेगा तो हम थर्ड और फर्स्ट को कर लेंगे माइनस, यही तो होगा, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। चलो अब सेकंड और थर्ड को माइनस कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड को माइनस जब करा तो ए से ए कटेगा, 7 माइनस 12 माइनस का 5d, और ये p माइनस का q आ गया। अब हाँ डी पुट कर लेते हैं यहाँ, p माइनस 2, तो माइनस का 5 ब्रैकेट p माइनस का 2 इज इक्वल टू p माइनस का q हो गया। अब देखो यहाँ पी क्यू में आ गया ना कंडीशन, और एक पी क्यू में ये कंडीशन है, तो यहाँ से पी और क्यू तो निकली आएगा। क्या आप लोग समझ गए? तो सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस का 5p माइनस माइनस प्लस का 10p माइनस का q, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, 6p is equals to q को इधर कर दो, q प्लस हो गया, q plus 10। और ये कितना हो गया, माइनस का 6p प्लस का 10, चेक करना, ये आएगा ना। अब हम किसको पुट कर देंगे, q को पुट करेंगे, क्योंकि p को पुट करोगे तो रूट में आ जाएगा ना, तो q कितना आएगा यहाँ से, p स्क्वायर बाई 2, तो p स्क्वायर बाई 2 माइनस का 6p प्लस का 10 इक्वल टू 0, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो p स्क्वायर माइनस का 12p प्लस का 20 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ये हटा देता हूँ, बाद में यूज कर लूँगा इसको, ठीक है, उस तो आईडी लेने का। अब देखो यहाँ से मिडिल 10 और 2 हो जाएगा मिडिल टर्म से, तो p स्क्वायर माइनस का 10p माइनस का 2p प्लस का 20 इक्वल टू 0, इन दोनों में p कॉमन मिला तो p माइनस का 10, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन मिला तो p माइनस का 10 इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट में p माइनस 10 आ गया, यहाँ से p माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार p इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ से, और इस वाले से p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो p 2 आ गया, p 10 आ गया। अब p को जरा 10 रखो यहाँ पे, और q बताओ कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 अपॉन 2, q आ गया 50, और p को अगर 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, q यहाँ पे 2 आ गया, तो ये आ गया, क्यों नहीं है पॉसिबल। अच्छा इसमें दे रखा q नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये केस तो रिजेक्ट ही हो गया, ये समझ में आया। अब तुम्हें p मिल गया, q मिल गया, यही तो मेन था। चलो p और q आ गया, अब रेशियो निकालना है, जीपी का रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी p अपॉन 2, तो p है 10, 10 अपॉन 2, तो रेशियो कितना हो गया 5 हो गया। और क्या चाहिए था मुझे, AP का कैपिटल A, यानी ये चाहिए मुझे, तो उसके लिए D चाहिए होगा मुझे, D कहाँ से निकालूं, यहाँ से, D है P माइनस का 2, 8 आ जाएगा ना, तो D जो है वो आपका हो जाएगा P माइनस का 2, यानी 10 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब कैपिटल A निकाल लेते हैं, चलो इसमें रख लेते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू है कितना, p के बराबर, ये इसमें रख लो सबसे बढ़िया ना, फर्स्ट में रख लो सबसे बढ़िया, a प्लस 6d जो 2 के इक्वल है ना, इसमें रख दो, a प्लस 6 इंटू डी की कितनी है 8, तो कितना आ जाएगा -46। अब सब कुछ आ गया जो मैं चाहिए था। अब आ जाओ जो मेन कंडीशन है वहाँ से n देखते हैं कितना आएगा। क्या थी हमारी कंडीशन, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी यानी x5 लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी, तो ये मैंने बताया था जीपी का AR की पावर 4, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो स्मॉल a हमारा 2 था, जीपी का रेशियो हमारा कितना आया था, रेशियो कहाँ है, ये रेशियो 5 है, तो 5 की पावर 4, कैपिटल A हमारा माइनस का 46 आया है, n हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस कितना था 8, चलो बताओ n कितना आ रहा है 163, तो n आ गया 163, और ऑप्शन में D आया समझ में। तो आप ये देखो, देखो ये 2024 के क्वेश्चन हैं, और मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट करे जो पहले भी आए हैं 23 में या 22 में 21 में, तो आप ये समझो कि आपको जो 25 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे उसमें सिलेक्ट करना है, ठीक है।
स्पीड मैटर तो तब करेगी ना जब आपकी बहुत एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन है, तो भाई 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं, तब स्पीड मैटर करेगी ना। इसको जल्दी जल्दी कैसे करें भाई, आपको आती 2 क्वेश्चन है, आप तो इस टाइम पास करो आराम से, एक क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, आराम से डी निकालो। तो मेरा कहने मतलब ये 25 क्वेश्चन में अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट कर रहे हो, तो पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि आपको अटेम्प्ट कौन से करने हैं, यानी आपने वो ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आप पढ़ के जा रहे हो ढंग से, उनको पहले अटेम्प्ट करना है। जो ज़्यादा टच नहीं करा है उनको टच ही मत करना, ठीक है। तो उससे चांसेस है कि आप शायद 10 से 15 की रेंज में जो आइडियल कंडीशन में इतना पहुँच लो अभी, ठीक है। एंड मोमेंट पे यही हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, नोट हो गए। अब देखो ये इसमें देखो लिखा है इफ ए एन, एन टर्म दे दिया और बोला A1 A2 A25 बताओ, ये 2023 का है और ये ऑप्शन है। देखने में बहुत आसान लग रहा है। A1 मतलब n को 1 रख दो, n को 2 रख दो और लास्ट में 25 रख दो और सबको ऐड कर दो। जरा करना, ठीक है। नहीं करोगे ऐसे तो कुछ तो करो, पेन चलो मैं करूँ, ये क्वेश्चन सब पेपर में आ गया, तुम तो कुछ करके आओगे ना, कुछ शुरुआत तो करोगे, करो वैसी शुरुआत। डिफिकल्ट वो तो फिर तुम सारे रिजेक्ट करने पड़ जाएंगे, ठीक है। इसके कर मतलब 15 कर लिए मैक्सिमम, हो जाएगा। पहले 15 करना, मतलब करने 15 सही है। हाँ। अगर तुम मैथ्स में 15 कर रहे हो तो केमिस्ट्री में मैं मान के चल रहा हूँ तुम 22 तो सही कर ही दोगे। नहीं भाई, मैथ्स में 15 बहुत होते हैं तुम्हारे वहाँ, ठीक है। ठीक है, हल्के मत लेना 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा तुम्हारा, ठीक है, कि तुम आराम से 2-4 छोड़ के आओगे, बाकी सब तो कर ही दोगे। ऐसा थोड़ी ना है। जो भी कौन सी एपी का, एपी के सम का फॉर्मूला तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, एपी है तो लिख लिया। n/2 a प्लस l, अगर n को मैंने 1 रखा, कितना आ रहा है, कुछ सोल्व करा तुम लोगों ने क्या? 2/3, n को 2 रखा तो, और n को 3 रखा तो -2/5, 2/3। अब इधर तो कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? एक टर्म के बाद रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। A4 कितना आ रहा है, निकालना पड़ता। देखो अभी तो पैटर्न बन नहीं रहा कुछ, तो A4 भी निकालो। -2/15 देख लो सब लोग, ये आ रहा है।
कुछ बन रहा है पैटर्न अभी? निकाल लो, एक और निकाल लो 5 एक और निकाल, अब इसके बाद नहीं बोलूंगा करने। A1 आ गया, A2 आ गया, A3, A4, A5 और बताओ। अब देखते हैं, पैटर्न तो शायद नहीं मिलने वाला। देखो इसमें डिफरेंस -2/35 देख लो एक बार करके। अब इसमें देखो तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं और इन दोनों का डिफरेंस करूं, क्या वो सेम आएगा? आ तो सकता है, लेकिन माइनस साइन की गड़बड़ आएगा ना, क्योंकि ये इसमें प्लस होगा, उसमें माइनस होगा, यानी AP तो नहीं हो सकता ये। और GP रेशियो सेम होता तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये 3 आएगा माइनस का, और ये कितना आएगा? ये 1 रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो ये GP भी नहीं है। और जब तक AP GP नहीं है तो ये फिर इतने सारे टर्म्स को ऐड करना, फिर समझ रहे हो, फिर हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे ऐड। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में, जैसे ये दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और आपको बहुत सारे टर्म का सम करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास अगर कुछ ऐसा हो, कुछ तुम्हें आइडिया लगेगा, मेरे पास बहुत सारे टर्म हैं और मैं कह रहा हूँ मेरे पास 25 बताने ना, मैं कह रहा हूँ 1000 है, ठीक है, और ऐसी डॉट डॉट लिख दिया मैंने, ठीक है। और मेरा पैटर्न क्या है? 1/2 -1/3, 1/3 -1/4, 1/4 -1/5, और इधर 1000 और ये 1001, ठीक है। अब ये बहुत आसान नहीं लग रहा है? अगर मैं कह रहा हूँ इतने सारे टर्म्स बहुत हैं, ये 1000 तक गया हूँ, देखो 2 से स्टार्ट करा 1000 तक गया है, इसका मतलब कितना टर्म है हमारे? 999। क्लियर है बात? तो इसने टर्म से, लेकिन फिर भी बहुत आसान लग रहा है। कैसे? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आगे काटेगा, और ये इसके पहले जो होगा वो इसको काट देगा, क्योंकि नहीं, ये इसको काटेगा, 1 मिनट, ये कटेगा, क्योंकि ये और ये कट रहा है ना अलग बगल में, तो इसके बगल में जो होगा वो इसको काटेगा। तो ये बचा और ये बस लो ऐड हो गया, मतलब इसको और इसको कर दो ऐड। क्या आप बात समझ पा रहे हो? इससे क्या रियलाइज हो रहा है कि अगर मेरे पास जो टर्म है an, वो कुछ माइनस के फॉर्मेट में आ जाए, किसके फॉर्मेट में? 2 टर्म के माइनस में आ जाए, तो जब हम टर्म से लिखेंगे ना तो वो ऐसे फॉर्मेट में आएंगे तो बाकी टर्म कट जाएंगे। बात क्लियर है? तो हमें क्या करना होगा, कोशिश ये करनी कि ये अभी क्या है ना, इसको फैक्टराइज करके 2 पार्ट में ब्रेक करना है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो कभी भी अगर ऐसा पैटर्न कोई क्वेश्चन आ रहा है, an दे रखा है, तो आपको कोशिश ये करनी है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, प्लस या माइनस, जिससे कि जब आप A1 रखोगे फिर जब A2 रखोगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा जिससे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएं। समझ में आ गया? चलो अब हमें पहले इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करना जरा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कितना आएगा? an, 1 मिनट, 2an इक्वल टू -2 अपॉन कितना? 2n -5 2n, चेक करना सब लोग, यही आ रहा है? तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, ये 6n, ये 10n, ठीक है, 16 हो जाएगा, 15, ठीक है। देख लो एक बार सब लोग। अभी ये लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई में, हमें तो इसको अलग अलग ब्रेक करना है। हाँ, अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई में तो क्या यूज करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ऐड क्यों कर रही है? तो बचपन में सीखा था, वो 2nd क्लास में सीखा था ना ऐड करना। आप क्यों कर रहे हो भाई? जो सीख लिया वो कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, अच्छा फैक्टर क्यों कर रहा है? ये तो 10th क्लास में था, ठीक है। ये तो इसमें क्यों पूछ रहे हैं भाई? जो सीखा है वो कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है, पूरी कैलकुलेटर पे ही कर। समझ रहा हूँ? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और मैंने अभी बताया कि 2 टर्म में अलग अलग ब्रेक करना है इसको, तो हमारे लिए एक ही रूल है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो लगाओ जरा पार्शियल फ्रैक्शन से 2 पार्ट में ब्रेक करो इसको, ठीक है। अच्छा, अगर पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं लगाना चाहते हो तो थोड़ा देखो डायरेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इनकेस अगर आपका दिमाग वो ना चल पाए उस लेवल पे, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना। मान लेना आपको वही क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करना है, बाकी सब आ नहीं रहा है, आराम से करना, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, कैसे? an इक्वल टू -2, तो पहले मैं बाहर कर लेता हूँ, अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाते हैं। हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन 2 पार्ट में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे 2n - 5 होगा, और एक तुम्हारा 2n - 3 होगा इधर, ऐसे तो कुछ होगा, अलग अलग ब्रेक होगा। यहाँ पे ऊपर कुछ कांस्टेंट नंबर ही तो होगा। तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ा माइनस करके लिखूं, 2n - 5
माइनस का 2n-3 ऊपर, समझना मेरी बात। इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं लगाना तो उसकी भी ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे मैंने कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेना अगर आपको ये ट्रिक मतलब याद ना हो कैसे आया। आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर है ना, अगर इनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, 2n 2n है, n n है, 3n 3n है, तो आप सिंपली क्या करना, ऊपर और इधर माइनस करके लिख लेना। रीजन क्या है, जब आप माइनस करके लिखोगे तो अल्टीमेट 2n 2n क्या हो रहा होगा, काटना नहीं है, वो कुछ लिखा ही कुछ करने के लिए, ये होता ना ऐड कर दिया मैं, चलो अच्छा आपने ऐड करा है 2 - 2, ठीक है काट देते हैं। तो ये करा क्यों था, ये पैटर्न लिखने का कुछ रीजन है, क्योंकि अब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे ना तो चीज़ आसान हो जाएगी, जो हम चाहते हैं वही मिल जाएगा हमें। तो अभी पहले देख लेते हैं हमने अल्टीमेट करा क्या है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो 2n से 2n कटेगा, -5 और ये प्लस का 3 कितना आएगा, -2। अल्टीमेट यानी -2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो एडजस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, डिवाइड कर लो -2 से। बात समझ में आया। अब आप आराम से डिवाइड कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, क्लियर हुई बात। तो हमारा फाइनली an क्या आ गया, देखो ये तो कट गया। अब सेपरेट जब डिवाइड करोगे तो ये और ये कटेगा, बचेगा 2n-3 यानी 1/2n-3 माइनस, इसमें जब डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1/2n-5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन करे भी हम इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, कि भाई दो डिवाइड में फैक्टर है उनको ऊपर माइनस करके लिख लेना, डिवाइड कर देना। कौन सा बोर्ड एग्जाम दे रहे हो भाई, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाया नहीं है, आया समझ में। चलो अब बस अब कर लो वो काम, क्या, n को 1 रखो, 2 रखो, पैटर्न बनेगा। चलो n को 1 रखो, बताओ इधर, अच्छा अलग अलग लिखना है, एलसीएम मत ले लेना। n को 1 रखा तो कितना आएगा ये, -1 माइनस, और ये 1/-3, ये प्लस हो जाएगा मतलब अल्टीमेट ना, 1/3 माइनस प्लस कर दिया, चलो प्लस 1/3, ठीक है, वो आगे देख लेंगे एडजस्ट बाद में। n को चलो 2 रखूँ, 2 रखा तो 2 × 2 4 1 हो रहा है ना, इसमें रखना 2 2 जो 4 -1 +1 आ जाएगा ना, ठीक है। फिर a3 अब रखना, जरा 3-4 टर्म निकाल लेते पैटर्न, क्योंकि अभी पैटर्न नहीं मिला इतना अच्छा। हाँ ये तो मिल रहा है, ये काट रहा है, लेकिन अभी और ढूंढते हैं थोड़ा। ये सब करने से ये जो टर्म्स देख रहे हो उसमें सब लोग पैटर्न बता रहे, तो मैं इसी वाले चलो n को 3 रखने में कितना आ रहा है, 1/3 और 1, ये 3 रखा 6 हुआ, 1 हुआ तो -1 आएगा ना, -1। चलो एक और निकाल दो और क्लियरिटी आ जाए, क्या किसको कैंसिल करेगा, a4 कितना आएगा 4 से, 1/5 माइनस 1/3। अब मुझे कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो कट रहा है, देखो ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, एक और मतलब देखो थोड़ा पैटर्न देखो, बिल्कुल आंसर है वो कर रहे, देखो समझ में तो आ गया मुझे, कट रहा है कैंसिल हो रहा है ये सब, ये थोड़ा और क्लियर करने के लिए थोड़ी क्लियरिटी, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है, 2-3 में ही पता चल जाता है। सर ऐसे डायगोनली में कट रहा है। हाँ वही मुझे दिख रहा है, देखो ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो एक और लिख लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलो a5 कितना आ जाएगा, 1/7, अब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल डायगोनली कैंसिल हो रहा है, मतलब ये इसको काट रहा है ना, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये ऐसे चल रहा है ना, डायगोनल कट रहा है। चलो लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट निकाल लेते हैं, डॉट डॉट करके लास्ट निकाल लेते हैं, ये 25 डॉट 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 a25, बताओ कितना आ रहा है, 25 रखना इधर, 1/-45। चलो डायगोनल कैंसिल करना शुरू करते हैं, यहाँ से कट रहा है ना, ये भी तो कट जाएगा ऐसे, तो ये सब कटेगा, तो इसका मतलब इसके पहले जो होगा वो किसको कैंसिल कर रहा होगा, इधर वाले को। तो बच्चा कितना 1/47, और ये चलो ऐड कर दो 1/4, कितना आ रहा है आंसर, 50/141, बी पार्ट। ठीक है 50/141 आ रहा है, समझ में आया। तो पैटर्न सीखा इसमें, पैटर्न सीखना तुम्हें बस, कि भाई अगर कभी भी an दे रखा है, sn भी दे सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना और उसको फिर माइनस करके ऐसे पैटर्न बना लेना, ठीक है, an में। क्लियर हो गया सबको, ये नोट हो गया। अब जो इसमें क्या है, लेट a1 a2 a3
बी एन ए पी A7 दे रखा, प्रोडक्ट A1 A4 इज मिनिमम, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज 0 n फैक्टोरियल -4, हाँ फैक्टोरियल क्यों आ गया है कि नहीं, 4 टाइम्स AN+2, ये फाइंड आउट करना है। इस टाइप का तो हमने कर लिया ना ऐसे कि बोला है A1 A4 इज मिनिमम, तो इसको क्या करना है, एक नया फंक्शन z ले लिया A1 A4 को, और क्या करेंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके यहाँ से कुछ d या फिर a निकाल लेंगे। AP का है ना पूरा, GP तो कहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका मतलब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, तो अल्टीमेट मुझे n पता करना होगा। क्या पता करना है, n, और n कहाँ से आएगा, जो सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, यानी Sn का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो सम ऑफ n टर्म 0 दे रखा है, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो आपको अप्रोच बनानी है, आपको यहाँ से दिख रहा है n निकालना है, और n कहाँ से आएगा, सम ऑफ n टर्म 0 है, तो अगर यहाँ से मुझे n पता करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, और a और d कहाँ से आएगा, इधर से। आया समझ में। तो चलो a1 क्या होता है a, a3 क्या होता है a + 3d, सेम हो गया क्वेश्चन। 7 टर्म दे रखा है, और 7 टर्म क्या होता है a + 6d, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 6d। इस a को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो z = a की वैल्यू कितनी है, 3 - 6d, 3 - 6d + 3d, तो z = 3 - 6d 3 - 3d। चलो प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें, और d निकालो कितना आ रहा है, और किस पे मिनिमम आ रहा है, किस पे मैक्सिमम। में इसमें कोई करना है क्या, मिनिमम करना है। चलो करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। d के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, d की 2 वैल्यू आएंगी शायद से, या एक आए, जितनी भी आए उसमें मिनिमम आना चाहिए, एक ही आ रही है। चलो फिर तो और बढ़िया, फिर तो उसी पे आ रहा होगा मिनिमम। दो वैल्यू आ रही, डिफरेंशिएट करें, प्रोडक्ट लगा दो, dz/dd = इन दोनों में अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो 3 - 6d, इसमें जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3 का 0, और इसका हो गया -3 प्लस 3 - 3d, 3 का 0 हो गया, और ये -6, ठीक है। अब चलो इसको जरा 0 कर देते हैं सिंप्लीफाई करके, फिर d आ जाएगा यहाँ से, dz/dd, ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस का 18d माइनस का 18 प्लस का 18d, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा, 36d - 27। चेक करना यार था क्या। अब इसका अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो 36 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो पॉजिटिव में क्या होता है, मिनिमम, तो मिनिमम वाली कंडीशन प्रूफ हो गई, और इसको 0 करके यहां से हमें डी मिल जाएगा, इसको चलो 0 कर दो, ऐसे ही करते ना एओडी में। तो 36 d माइनस का 27 अगर 0 हो गया तो 36d = 27, तो d आ जाएगा 27/36, कितना हो जाएगा ये 3/4 आ गया। d जो है वो आपका आ गया 3/4, d जो है वो आपको मिल गया 3/4। अब चलो d आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, a। चलो ये बताओ कितना आएगा, इधर रखो, -3/2। चेक करो d को पुट करके देखो, a -3/2 आ रहा है क्या। अब a आ गया, d आ गया, जरा a और d यहाँ रख के n निकाल लो जरा फटाफट।
n/2 2 इंटू ए के लू माइनस का 3/2 प्लस n-1 डिफरेंस इज 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब n जीरो तो होगा नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स ही जीरो हो जाएंगे फिर तो तेरी इस ब्रैकेट देखो, ये तो 2 जीरो हो जाएगा, n जीरो हो जाएगा इधर, ये टर्म बचा बस, 2 से 2 कटा -3 और ये n-1 3/4 इक्वल टू 0। तो n-3/4 ये 3 राइट हैंड साइड में गया, 3 से 3 कट गया, क्या 5 आ रहा है क्या? तो n के लिए 5 आ गई, n 5 आ गया। अब हमें निकालना था, वो देख लेते हैं क्या है। हमें निकालना है 5n फैक्टोरियल ना, तो हमें निकालना है 5 फैक्टोरियल माइनस a n 5 है तो 5 ब्रैकेट 5 प्लस 2, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? ये तो याद होना चाहिए, 5 4 3 2 1 120 आता है, माइनस ये कितना हो जाएगा 35, और a 35 कैसे आएगा? a प्लस का 34d। अब a और d पुट करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 24। चेक कर लो सब लोग, 24 आ रहा है क्या? समझ में आया? नीचे बस आपने 4 का मल्टीप्लाई किया। कहाँ पे? वो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 होगा। अच्छा यहाँ 4 और मल्टीप्लाई करना है ना, 4 अब आ जाएगा ना, 24 ही आ रहा है ना। तो देखो ये क्वेश्चन 2023 का था, ठीक है, और वो जो मैंने पहले सबसे पहला क्वेश्चन करा था 2024 का था। तो आपको समझ में आया ये ग्रेड टेस्ट पे इस पे रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है, ये नोट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है ये, करो ट्राई, देखो क्या है इसमें। 24 सब लोग बता रहे हैं, 24 आ रहा है इसका, देखो इसमें ये 2023 का है। S1 S2 S3 S10 रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ 10 AP। फर्स्ट टर्म गिवन है उन 10 AP का, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और फिर कुछ ये निकालना समेशन ऑफ i के लिए 1 से लेके 10 तक SI इज इक्वल टू। कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा? फर्स्ट और लास्ट का सम निकाल लेंगे, फर्स्ट और लास्ट का फिर वही का फॉर्मूला लास्ट में वही टर्म।
यहाँ कन्फ्यूजन जो हो रही होगी वो एक तो S10 तक दे रखा है और इधर ये देखो, अगर इसकी मतलब इसका मतलब क्या है, S1 S2 और कहाँ तक जाना है, और ये S1 का मतलब क्या है, पहली एपी जो है, पहली एपी की 12 टर्म्स का सम है, समझ रहे हो, फर्स्ट जो एपी होगा उसके 12 टर्म्स का सम। ऐसे S2 का मतलब क्या है, ये मत करना कि n/2 होता है तो तुमने n को 2 रख दिया, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना Sn लिखा होता है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। अब पता चले तुमने क्या करा, S2 देखा और बस n को 2 रख दिया यहाँ, ये नहीं करना। ये S2 का मतलब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 12 टर्म्स इन सेकेंड एपी। फिर ऐसी S10 का मतलब क्या है, जो 10th एपी होगी उसके 12 टर्म्स का। क्लियर हो गया। अब मुझे फोकस करना है ये S1 S2 जो पहली एपी है उसका पहला टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है और उसका सम कैसे आ सकता है। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट एपी को लिखने जा रहा हूँ। तो मुझसे बोला गया था जो फर्स्ट टर्म है एपी के, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एपी, इधर सेकंड एपी, थोड़ा आईडी लगे, सेकंड एपी, थर्ड एपी। ठीक है, ऐसी हमारा लास्ट 10th एपी जो होगी उनमें है क्या क्या। मैं आंसर देख लेता हूँ इसका क्या है, 7 कितना आया तुमने, 7260। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखो अब थोड़ा आईडी लेते हैं। फर्स्ट एपी में देखो पहला एपी जो है उसमें फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस भी इसका 1 है। ये मतलब फर्स्ट टर्म है, ये डिफरेंस है 1, देख लो यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकंड जो एपी उसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 और डिफरेंस कितना है 3, ये डिफरेंस है d, ये d है। ठीक है, थर्ड एपी में फर्स्ट टर्म 3 है और इसमें डिफरेंस कितना है 5, ये d है। ऐसी लास्ट में हमारे पास ये 10 है और इसका जो डिफरेंस है वो 19 है। सही ना। अब अगर मैं इस एपी को लिखना चाहूँ, पहले एपी जो है उसको क्या आएगा देखना, 1 a + d होता है 2 हो जाएगा 3, ये तो लाइन से चलेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे इसका मतलब है ऐसे तुम्हें 12 टर्म्स का सम निकालना होगा, वो S1 है। बात समझ में आया, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना क्या चाह रहा है। ठीक है, सेकंड एपी, तो इसमें क्या होगा पैटर्न, 2 है पहला टर्म, डिफरेंस को ऐड करते जाओ, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ऐसी इसका हमें टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना पड़ेगा इसका भी। ऐसे इस पे आ जाओ तो ये 3 आएगा, 3 + 5 8 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 13 डॉट डॉट डॉट। फिर ऐसे इसमें कितना आ जाएगा 10, फिर कितना होगा 29, फिर कितना हो जाएगा 48, ये आएगा ना, चेक कर लो। अब तुम बताओ तुमने कैसे करा इसको, इसके बाद मतलब क्या पैटर्न फॉलो करा सॉल्व करने। टोटल सम वाले की मतलब इक्वेशन बना दी जिसमें s1 + s2 + वो वाला है। फिर उसमें मैंने कॉमन ले लिया तो a1 + a2 ऐसे करके आ गया और d1 + d2 + ऐसे करके आ गया। फिर जो दो एपी अलग से दिए हैं a1 और d1 वाली, उनमें से उसका सम निकाला और वो पहली वाली में प्लेस किया। फिर वो पैटर्न बन गया, वो कुछ नहीं पैटर्न ऐड ही हो गया वो डायरेक्ट ही। अच्छा चलो इसको डिफरेंट तरीके डिस्कस कर दें, आपने करा उससे भी करेंगे और जो मैं करवा रहा हूँ उससे करते हैं। ठीक है, दोनों से करेंगे जिससे क्लियरिटी और अच्छे से आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप। तो अभी तो मैंने क्या करा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन को अच्छी समझने की कोशिश करी कि पहले फर्स्ट एपी में क्या क्या है, सेकंड एपी में क्या क्या है, थर्ड एपी में क्या है, 10th एपी में क्या है, और करना क्या है बेसिकली में इस पहले एपी का 12 टर्म का सम निकालना। यानी आप आराम से निकाल सकते हो S12, क्या दिक्कत है। अगर मुझसे बोला जाए इस फर्स्ट एपी के 12 टर्म्स का सम निकल जाएगा ना, S1 S2 भी निकल आएगा आराम से, S3 भी आ जाएगा, S10 भी आ जाएगा, और ये S10 का मतलब क्या है 12 टर्म्स का सम है 10th एपी का। क्लियर, तो ये बहुत आसान है ना, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, इसको और इसको और ऐड कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी 3 ही निकाले ना, बीच में और भी तो हैं 4 5 6 7 8 9, अब उनको ना निकालना पड़ जाए, समझ रहे बात को। इस वजह से इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं S1 चलो निकाल दूं, अगर आपका S1 क्या लिखोगे आप,
12 टर्म्स है ना, तो 12/2 n/2 2 इंटू ए n-1 इंटू डी कितना है 1। अच्छा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका एक लॉजिक है, ठीक है, अभी पता लग जाएगा। अगर मैं S2 लिखूँ इसका तो कितना आएगा 12/2 2 इंटू ए 2a a 2 है ना n-1 डिफरेंस कितना है 3। इसमें देखते हैं n/2 2 इंटू ए n-1 डिफरेंस कितना है 5। और फिर लास्ट में S10 में क्या हो जाएगा 12/2 2 इंटू 10 प्लस 12 माइनस 1 12 माइनस का 1 और ये 19। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ इसको समझाने के लिए एक चीज लॉजिक लेता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ऐड करना है 1 + 2 + 3 ... 100 तक, तो आप AP भी लगा सकते हो, या मैं एक दूसरा फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ, इसको बोल दूंगा समेशन ऑफ R लिख के R की वैल्यू 1 से लेके 100 क्योंकि 100 तक जा रहा है 1 2 3। इसका फॉर्मूला भी तो है अगर आपको याद हो, इसका फॉर्मूला होता था n + 1 अपॉन, और n की वैल्यू कितनी 100 है तो 100 पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बस समझ में आया। तो अगर कुछ ऐसा पैटर्न आ जाए, बहुत सारे टर्म्स हो कोई दिक्कत नहीं, अगर इधर R² है तो R² का फॉर्मूला क्या था n + 1 2n + 1 अपॉन 6, मैं लिखवाया था लास्ट क्लास में। ऐसे क्यूब में भी फॉर्मूला है। तो जो मुझे ये SI निकालना है, अब ये SI मुझे एक फॉर्मेट मिल जाए k के टर्म्स में या n के टर्म्स में, तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान है। मैं इस SI को कुछ अलग फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कैसे, ये एक जनरल है ना सम, इसका मतलब क्या है S1, देखो इसका मतलब क्या है, इस समेशन ऑफ SI का मीनिंग क्या है, I की वैल्यू 1 से लेकर 10 है ना, तो यानी S1 है S2 है S3 है, ऐसी तो है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे जनरल फॉर्म में लिख लूं जिसमें S1 भी कवर हो जाए, S2 भी कवर हो जाए और S3 भी कवर हो जाए, और फिर समेशन के मेरे पास इस टाइप के फॉर्मूले हैं ही मेरे पास, इनका मैं यूज कर लूंगा। समझ रहे बात को। तो हम लोग देखो अब पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सब में 12/2 है, समझ रहे बात को, सब में ये 12/2, और सब में देखो 2 का मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं एक जनरल S लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो 12/2 डिवाइड, ये तो ठीक है 2। अब यहाँ देखो चेंज करते हैं थोड़ा, 1 2 3 लाइन से चल रहा है ना, तो मैं इसको K मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ K, और K की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है 10 तक है। समझ में आ रहा है सबको। फिर देखो प्लस, फिर हमारा 12 - 1 है, समझ में आ रहे थे ना। फिर देखो डिफरेंस में क्या हो रहा है 1 3 5 और 19, ये क्या ये तुम्हारा क्या बन गया ऑड नंबर है ना 1 3 5। तो ऑड नंबर को लिखने का पैटर्न होता है 2k - 1। अब चलो चेक क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर आपको डाउट आ रहा है 2k + 1 लें या 2k - 1 लें, चेक कर लो ना। k की लो आप 1 रख रहे हो यहाँ पे, तो 1 रखोगे तो 2 - 1 तभी तो 1 आएगा। अगर 2k + 1 ले लोगे ज़्यादा आ जाएगा ना, तो ऑड नंबर या तो 2k - 1 लेना होगा या 2k + 1, तो 2k - 1 लेना है। समझ में आ गया। और अगर तुम्हें ये समझ में ना आए तो भैया AP बन रहा है 1 3 5, AP का n टर्म लगा दो तब भी आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं कि चीज़ समझने के। अब मुझे एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया जिसमें ये S1 भी कवर हो गया, S2 भी कवर हो गया, S3 भी कवर हो गया। समझ में आ गया। अब इसी में मैं लगा दूंगा ना सम का फॉर्मूला, और इसमें बोल दूंगा K की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक, कितने सम है 10 ही तो है, 10 लगा दूंगा, काम खत्म। तो ये जो फाइंड आउट करना था इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में कर लिया। आया समझ में, क्लियर हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, K के टर्म्स में कुछ आएगा उसमें फॉर्मूला लगा देंगे, सम हो जाएगा डायरेक्ट। तो देखो कितना आएगा ये हमारा, और अब इसे S को हटा देता हूँ, ये तो हमने सिंप्लीफाई कर ही ली ना, ऐसा हमारा ये आया फाइनली। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो समेशन ऑफ K की वैल्यू 1 से लेके 10, ये 6 हो गया, ये कितना आएगा देखो 2k प्लस ये 11 हो गया, 11 × 2 22k -11, और देखो K की वैल्यू 1 से 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 24k, और 24 का, अरे 6 तो कांस्टेंट में बाहर भी कर सकते हो, ठीक है 6 में बाहर ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 24k और माइनस का 11, क्लियर है। अब इस समेशन को अलग अलग कर दो,
इस समेशन को अलग अलग करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 तो बाहर है, के की वैल्यू 1 से लेके 10, 24 को मैं 24 बाहर कर सकते हैं, यहाँ के आएगा माइनस समेशन ऑफ के की वैल्यू 1 से 10 और ये 11, ये समझ में आया। अब के में लगा दो फॉर्मूला, क्या आएगा n प्लस 1/2 यानी के प्लस 1/2, के की वैल्यू कितनी रखोगे 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 ब्रैकेट 24, ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 1/2 इसमें, ठीक है, और n की वैल्यू 10 रख दो यानी k 10 रख दो, कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 11/2 55 हो जाएगा। इसमें कई बार गलती हो जाती है, कितना आता है ये, हाँ 11 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, या ये बोला जाएगा 11 को 10 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो 11 प्लस 11 प्लस तो 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखना इधर। अब बताओ सॉल्व करके वही आ रहा है क्या, देख लो एक बार करके, आ रहा है आंसर कितना 7260 सर। तो मैंने हर टाइप की, मतलब अब तो सीधी बात है, इतने कम टाइम में ऐसे तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएं, फिर तो वो गलत हो जाएगा उन बच्चों के साथ जो क्लास 9 से पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हो कि भाई ऐसा कोई रामबाण आ गया जो 2-4 घंटे में पढ़ के जेई निकलने लगे ढंग से बिल्कुल, तो फिर 99% आ जाए जिसमें आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। पता तो है ना सबको, लास्ट टाइम आए थे ना सब, कुछ लोग गए तो नहीं थे, पता ना बता रखा है क्या क्या था लास्ट टाइम मैंने 99, कट ऑफ पे 10,000, हाँ जिसने कट ऑफ पार कर ली उसको 10 के 10,000 रुपये मेरी तरफ से, ठीक है। जिसके 99% आया उसको 50,000, और जिसके 99.99% आई उसको 1 लाख, ठीक है, A4S की तरफ से, ठीक है, समझ में आया। तो भाई इतना कोशिश कर लो जो तुम्हारा आ जाए, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया वो सिक्वेंस एंड सीरीज कैसा है, ठीक है। एक मिनट